दोस्तों अब आज हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का कि जी अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के लिए कैसे होती है। दोस्तों अब ये सारी सीरीज़ जो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये इंशाल्लाह ताला बहुत वर्दी सीरीज़ है और मेरा यकीन है कि आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट देगा। तो सबब अगर आपकी कुछ भी राय है, कहीं पे आपको मसला आ रहा है, कहीं पे मेरी बात समझ नहीं आ रही या कहीं पे मेरी तरफ से कुछ कमी है तो ज़रूर बताएं मुझे, ठीक है। सबब शुरू करते हैं वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के बारे में। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास कहते हैं जी क्लोजिंग स्टॉक कैन बी वैल्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड बाय, तो कहते हैं जी जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होता है उसको हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं जी। याद रखें आप लोग जब आपके पास क्लोजिंग पीरियड होता है आप अपने स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक टेकिंग से कैलकुलेट करते कहते हैं जी हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है स्टोर रूम में और कितना स्टॉक नहीं पड़ा, आप सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हैं। तो दूसरा है हमारे पास कहता है जी द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज एट, याद रखें हमेशा याद रखें ये बात अपने पल्ले बांध लें कि जब भी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की बात कहीं पे भी आएगी तो हमेशा हमेशा के लिए कि ये लोअर ऑफ होती है किस चीज़ के, कॉस्ट या मार्केट प्राइस के। आगे चल के ना मैं आपको इन दो चीज़ों का ना डिफरेंस बताता हूँ। अभी आप लोगों को ना ये याद रखना है कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हमेशा यानी कि साल के आखिर में, वक्त के आखिर में आप अपने स्टॉक को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, ये दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, या स्टॉक या मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से जो कम होगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस चीज़ पे आप लोगों ने इसको रिकॉर्ड करना है। अच्छा, थर्ड है हमारे पास कहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वी, हम लोग क्या करते हैं अगर हमें अपना स्टॉक कैलकुलेट करना हो, हमें पता लगाना हो कहते जी हमारे पास अभी कितना स्टॉक पड़े, तो हम लोग क्या करते हैं स्टॉक टेकिंग करते हैं। अच्छा, फोर्थ है हमारे पास कहते हैं कंपनी शुड रियलाइज इट्स स्टॉक एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू एक ही बात है, ठीक है। एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब ये जो एनआरवी है फिफ्थ है हमारे पास कहते हैं जी डू यू नो व्हाट इज एनआरवी। अब एनआरवी जिसे हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कुछ लोग इसको मार्केट वैल्यू, कुछ लोग इसको आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वैल्यू, कुछ भी कहें बात एक ही है। एक कॉस्ट होती है और दूसरी जो भी चीज़ आएगी वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगी। अब ये जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है ये दरअसल कैलकुलेट किस तरह होती है ये होती है हमारे पास जो हमारे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होती है। ये देखें यहाँ पे ना मैंने इसका ना फार्मूला पूरा बताया हुआ है कि हमारे पास जितनी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, एस्टिमेटेड जो सेलिंग प्राइस यानी कि जितने पे हमारे पास मार्केट में बिक सकती हैं वो हम लोगों ने लिखना है और उसमें से आप लोगों ने लेस करना है। क्या चीज़ लेस करनी थी? एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अब ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, कौन कौन सी? एक तो कंप्लीशन ऑफ कास्ट की, यानी कि आपके पास फर्ज करें आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेचते हैं, ठीक है, तो वो कास्ट भी आप लोगों ने इसमें जो है ना इंक्लूड करना है। फर्ज करें आपके पास जो है ना लिक्विड पड़ा हुआ, अब उसको जाहिर सी बात है उसको बोटल्स में डालेंगे तो उसको मार्केट में बेचेंगे, तो वो कास्ट आपने उसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। और सेलिंग एक्सपेंसेस से मुराद एडवर्टीजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, बोनसेस हैं, कुछ भी है जो भी आपका स्टैंडर्ड है सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में वो आप लोगों ने मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का जब आप सेलिंग प्राइस में से ये दो चीज़ें माइनस करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस और कंप्लीशन ऑफ कास्ट, तो आपके पास जो आखिर में जो चीज़ आएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, ये हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? अब आपके जहन में एक बात आएगी, अगर आप लोग स्टैंडर्ड से वाकिफ़ हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपके जो है ना आप लोगों को पता है कि क्यों करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि जी ये इसको ऐसा क्यों करते हैं कि जो स्टॉक होता है हमारे पास दरअसल हम उसको लोअर ऑफ पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं, तो याद रखें ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ठीक है, इसके मुताबिक हम लोगों ने हमेशा स्टॉक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, लोअर पे रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपके पास कॉस्ट ज्यादा है फिर आपने नेट रियलाइजेबल, अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है तो फिर कॉस्ट पे, ठीक है। आगे ना इसको एक और चीज से भी जोड़ता हूँ, आप लोग ना देखेंगे। अच्छा, कहते हैं जी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एट, हम लोग क्या करते हैं रिटर्न आफ्टर द ट्रायल बैलेंस एज एडजस्टमेंट। हमेशा याद रखिए क्लोजिंग स्टॉक अगर आप लोग फाइनल अकाउंट्स में डील करते हैं, ठीक है, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स पढ़े होंगे, तो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा होता है? क्या ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है? नहीं जी, ट्रायल बैलेंस में तो ओपनिंग लिखा होता है, क्लोजिंग कहाँ पे होता है जी? एडजस्टमेंट्स में गिवन होता है। अच्छा, 7 क्या है जी? द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज एन एप्लीकेशन ऑफ, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को 5th में बात की कि ये जो दरअसल हम लोग इसको लोअर ऑफ पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं, एक तो इसका स्टैंडर्ड वजह है कि जी हमारा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें इस बात को जो है ना गारंटी करता है, बाउंड करता है कि आप लोगों ने हमेशा इसको लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करना है। और एक और चीज़ भी है जो हम लोगों को बाउंड करती है, कहते हैं जी आप लोगों ने हमेशा लोअर, वो है प्रूडेंस कंसेप्ट। अब प्रूडेंस कंसेप्ट बड़ी डिटेल में हम लोगों ने पहली वीडियोज़ में डिस्कस किया है,
फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ प्रूडेंस कंसेप्ट के बारे में। आप लोग ऐसा समझें, ये कंसेप्ट हमारे मजहब के बहुत नज़दीक है। यानी कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना, यानी कि आने वाले वक्तों में आपके पास पैसे ज़्यादा होंगे उसको रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि अगर कम होंगे लॉसेस को आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर किसी के साथ नेकी किया तो भूल जाओ, बात समझ गए आप लोगों ने। अगर आपसे कुछ कमी कोताही हुई है तो उसको याद रखो और उससे माफ़ी मांगो। तो इसी तरह ये अकाउंटिंग का भी प्रूडेंस कंसेप्ट है। अगर आपके पास आने वाले वक्त में कोई बेनिफिट हो रहा है लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करना, अकाउंटिंग कहता है उसको कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन हाँ अगर आने वाले वक्तों में कुछ नुकसान हो रहा है तो फिर आप लोगों ने उसको जरूर प्रोविजन रखनी है। जिस तरह पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोविजन ऑफ बैड डेट, तो वो जो प्रोविजन होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे एस्टीमेट होते हैं कि आने वाले वक्त में भी हमें इतने लॉस हो जाए। ठीक है। अच्छा 8 हमारे पास क्या है जी, कि गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न आर सेल बेसिस आर पार्ट ऑफ, तो याद रखें ये हमेशा किसका पार्ट होता है, सेलर के स्टॉक का। क्योंकि सेलर आगे जो है ना परचेजर को या बायर को देता है कि भाई अगर आप ना बिका स्टॉक तो मेरा, तो जाहिर सी बात है जब ना नहीं बिकेगा तो किसका होगा, सेलर के स्टॉक का ही होगा। सॉरी। अच्छा 9 हमारे पास कहते हैं जी, ए कंपनी हैज स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 50,000 व्हाइल द सेलेबल प्राइस इज 55,000, द बैलेंस शुड अपीयर इन द स्टेटमेंट इज, तो कौन सा बैलेंस अपीयर होना चाहिए, तो याद रखें 50,000। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारे पास कम है जबकि उसकी जो सेलेबल प्राइस है वो 55,000 ज्यादा है, लिहाजा हम इसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे, 50,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा 10 है हमारे पास, कहते हैं जी एसेट ऑफ टायर कॉस्ट ऑफ 1420 यानी कि $1420 एंड कुड बी सोल्ड फॉर 1600। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ $130। कहते हैं जी हमारे पास एक स्टॉक है, उसकी कीमत कितनी है, $1420 है, लेकिन हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं, कितने पे बेच सकते हैं जी, 1600 पे बेच सकते हैं, और उसकी कंप्लीशन कॉस्ट कितनी है, 110 है, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी है जी, 130 है। इस क्वेश्चन को ना मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व भी किया है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है हमारे पास। कहते हैं जी कास्ट हमारे पास कितनी है जी, 1600 है। एनआरवी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया कि एनआरवी जिस तरह फिफ्थ में आप लोगों ने फिफ्थ इसके जो क्वेश्चन था उसमें आप लोगों को बताया एनआरवी कैसे आएगी। एस्टिमेटेड सेल प्राइस उसने कितनी बताई थी जी, 1600। अब एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं जी, दो तरह के होते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उसने कहा था जी 130, और एक हमारे पास कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट होता है यानी कि कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, वो कितनी है जी 110। अब 1600 में से 130 और 110 माइनस करें तो पीछे कितना रह जाए जी 1360। अब कॉस्ट कितनी थी हमारे पास 1600 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है जी 1360। तो हम लोगों को पता है कि अकॉर्डिंग टू IAS2 स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट आर एनआरवी। अब कौन सी चीज इसमें से कम है, जाहिर सी बात है नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है, कॉस्ट तो ज्यादा है, वो तो 1600 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1360 है, सो स्टॉक विल बी चार्जेड 1360 पर, यानी कि अब हमें स्टॉक को किस चीज पे कैलकुलेट करना है 1360 पे, जितने यूनिट होंगे उसके साथ फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, वो एक अलग कहानी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने स्टॉक के वैल्यूएशन की जो है ना समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कहीं पे मसला है तो ज़रूर जो है ना मुझे याद रखें, आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कहीं पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों आप दुआओं में याद रखें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।